ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ देश में कोरोना संकट के बीच लोगों को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिशें हो रही है, तो वहीं दिल्ली में ऐसा संकट काल भी राजनीति चरम पर है। जहां केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों के लिए घर घर राशन पहुंचाने की योजना बन रही थी, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अब रोक लगा दी गई है। इस मामले में अब दबाकर राजनीति हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार भी लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी हुई है। लेकिन दोनों को इस राजनीति में आम आदमी जो है वो बुरी तरह से पिस रहा है। उधर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिर भी आपने 2 दिन पहले इस योजना पर रोक क्यों लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारी योजना ये कहकर खारिज कर दी है कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली थी, लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के लिए 5 बार अप्रूवल लिया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते हर घर राशन योजना शुरू होनी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आपने अचानक 2 दिन पहले इस पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री जी, आज मैं बहुत व्यथित हूं। आज मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो माफ कर देना। प्रधानमंत्री सर, इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हमने इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने तब कहा कि योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता। हमने आपकी बात मानकर नाम हटा दिया। आपने अब हमारी योजना पर यह कहते हुए खारिज कर दी है कि हमने केंद्र से अनुमति ही नहीं ली। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए हमने 5 बार अनुमति ली है। वहीं इसके साथ ही केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस देश में अगर स्मार्टफोन, पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है, प्रधानमंत्री से ही उन्होंने पूछा है। उन गरीबों की कौन सुनेगा। केंद्र ने कोर्ट से हमारी योजना के खिलाफ आपत्ति नहीं की, तो अब खारिज क्यों किया जा रहा है। कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है, लोग बाहर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए हम घर घर राशन भेजना चाहते हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट किया है, जिसमें केजरीवाल के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि आपको समझना पड़ेगा कि सरकार तो संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगी। एनएफएससी एक्ट का सेक्शन 12/2 कहता है कि केंद्र का अप्रूवल जरूरी है कोई नई स्कीम शुरू करने के लिए। दूसरा ये कि कोर्ट का स्टे है इस स्कीम को लागू करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आप कानून के हिसाब से केंद्र से परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। केजरीवाल जी, आप कानून से ऊपर तो नहीं हो गए हैं। उल्टा केंद्र तो आपको पूरी मदद करने को तैयार है और ज्यादा राशन देने को भी तैयार है। वैसे आपको 7 साल हो गई राशन माफिया खत्म करने के लिए। राजनीति मत करो केजरीवाल जी, अब कानून के हिसाब से काम करो। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन
हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मित्रों, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस कानून और संविधान से ऊपर हो गई है। अरविंद केजरीवाल का एक ही मोटो है, न खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो ही सही। आज केजरीवाल साहब ने सोच लिया है कि दिल्ली और हिंदुस्तान के अंदर भ्रम की स्थिति फैला के रखनी है और केंद्र को बदनाम करना है। उसी के तहत एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी एक नया झूठ लेके आए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि केंद्र ने उनकी स्कीम रोक ली है। अरविंद केजरीवाल साहब, आपको समझना पड़ेगा, कानून के हिसाब से सरकारें चलती हैं, आपके हिसाब से नहीं चलती। सेक्शन 12(2) ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है कि एनी स्कीम सच एज कैश ट्रांसफर, फूड कूपन और अदर स्कीम शुड बी टेकन इन अ प्रायर परमिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। साफ लिखा है 12(2), आप पढ़ लीजिए। और दूसरा, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। कोर्ट ने अपनी हियरिंग में स्टे लगाया हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टे लगाया हुआ, मैं और लाइन पढ़ रहा हूं। इन द मीनवाइल एनी एक्शन टेकन टू परस्यूएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विच द रिस्पोंडेंट have awarded to the successful bidder shall be subject to the further order of writ petition till further order it has been held। आप कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना के चलते अब केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए हैं। राजनीति एक बार फिर से दबाकर हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल आनंद जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है और अनूप पांडे जी आम आदमी का पक्ष रखेंगे हमारे सामने। बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर क्या दिक्कत हो रही है कि योजना लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, ये प्रोजेक्ट है केजरीवाल का, और बार बार इस पर आपत्ति क्यों केंद्र की? देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है कि जो तथ्य है, जो जनहित के जितने भी कार्य हैं, उसको सरकार ने कभी रोका नहीं है और न सरकार ने कभी मंशा नहीं है, चाहे वो गैर भाजपा प्रदेश क्यों ना हो। आपने देखा होगा, हमने महाराष्ट्र, राजस्थान और अभी सबसे अहम मुद्दा जो पश्चिम बंगाल का है, और पश्चिम बंगाल में भी देखा जाए, वहां की अगर राज्य सरकार ने हमारी सरकार को कॉपरेट किया या ना किया वो अलग बात है, लेकिन हमें जो करना चाहिए हमने उनको किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि जन भलाई के लिए हम समर्पित हैं और जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए हम प्रतिबंधित हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो तथ्य होनी चाहिए, जो सही जानकारी होनी चाहिए करने को लेकर, उस पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। केजरीवाल जी को ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर डिलीवरी करने का वादा किया था, वो तो उन्होंने किया नहीं, वहां वो फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार केंद्र को घेरने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको टेक्निकली मैं अगर बताऊं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार तो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। सबसे अहम बात, एनएफएसए एक्ट का सेक्शन 12(2) कहता है कि केंद्र का अप्रूवल जरूरी है और कोई नई स्कीम शुरू करने के लिए। दूसरा, कोर्ट ने भी स्टे लगा रखा है। तो ये समझना अति आवश्यक है कि जो हमारे भारतीय संविधान जिसके द्वारा संचालित होते हैं, ना वो मोदी जी से संचालित होते हैं, ना वो केजरीवाल जी से, ना वो ममता जी से, वो संचालित होते हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान जिसकी आज्ञा हमें देता है वो हमें करनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि न्यायपालिका ने इसके ऊपर रोक लगाया है, तो न्यायपालिका के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं, ये कहने की बात है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग कमेंट अनूप पांडे जी का भी ले लूं। अनूप पांडे जी, लगातार जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने केंद्र सरकार से इस योजना के लिए अनुमति नहीं ली है और कानून यही कहता है कि आपको अनुमति पहले लेनी चाहिए थी, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल झूठ बात है। पिछली बार भी बिजली निःशुल्क देने की जब बात आई थी तो इसमें भी इन लोगों ने टांग अड़ाया था। जो भी जनता से जुड़े हुए लाभकारी योजनाएं हैं, दिल्ली की सरकार जब पास करती है तो पता नहीं क्यों इनको लगता है कि इसको रोक देने से अरविंद केजरीवाल जी की बेइज्जती हो जाएगी और जनता के बीच में जाएंगे
सवाल ये उठता है कि जनता को लाभ देने की जो योजना है उसको शुरू करने में भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई रोड़ा अटका देती है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की ही बात नहीं है, ये इतने अहंकारी हो गए हैं, ये इतना जन विरोधी हो गए हैं कि पिछले महीने ऑक्सीजन को लेकर के जो हाय तौबा मचा था, दिल्ली के लोग परेशान थे, तो ये लोग कह रहे थे कि अरविंद जी को मैंने ऑक्सीजन के प्लांट लगाने। ठीक है अनूप पांडे जी, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी। राहुल आनंद जी आपका भी पक्ष लेंगे इस बात पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, घर घर राशन योजना, लगातार पिछले 3 सालों से इस पर राजनीति होती चली आ रही है। राहुल आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात रखिएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पिछले 3 साल हो गए हैं इस योजना को तैयार हुए और अब जब ये योजना पूरी अपने चरम पर थी, पूरी तरह से तैयार हो गई थी, 2 दिन पहले ही केंद्र ने कह दिया है कि इस पर आपने अनुमति नहीं ली है। इस तरह के बयान सामने आए हैं केंद्र के सिर्फ 2 दिन पहले। राशन पे दिया जाता। मैंने कहा आपसे, पांडे जी ने एक बात कही जो बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने कही कि ऑक्सीजन को लेकर, तो मैं थोड़ा सा इनको रेखांकित कर देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन को लेकर जो दिल्ली सरकार के पास जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उसको सबसे पहले दूर कर लेना चाहिए था। सबसे पहली बात, उन्होंने पहले कहा 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की बात की, फिर उन्होंने इनके 3-4 मिनट बाद जब उन्होंने धन्यवाद दे दिया केंद्र सरकार को, उसके ठीक 3-4 मिनट बाद इनके एक विधायक का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि 930 से कम में तो मेरा पता ही नहीं पड़ता। इस प्रकार का उनका ट्वीट आया था। फिर बाद में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन वहां हो गई थी कि दूसरे राज्यों को भी ट्रांसफर करना पड़ा था। ये केजरीवाल जी की जो योजना जो तैयार की जाती है, इसकी रणनीति को दिखाता है कि किस प्रकार से कंफ्यूज है, जो आपसी में ही तालमेल नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर, राशन को लेकर। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 साल से इसकी योजना तैयार हो रही होगी, लेकिन आप एक बात बताइए, जो कानूनी दायित्वों को पूरी करनी चाहिए, क्या उसके तहत ये केंद्र सरकार के पास गए थे? नहीं गए थे। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जब न्यायपालिका ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया तो फिर केंद्र सरकार को क्या कोई नया रूपरेखा तैयार करना चाहिए कि न्यायपालिका को नजरअंदाज करके हमें राज्यों की बातों को स्वीकारनी चाहिए थी, क्योंकि स्वतः न्यायपालिका स्वतः सारे मामलों के ऊपर नजर बनाए रखेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी प्रचलन है कि न्यायपालिका ने पूरे व्यवस्था पर नजर बना रखी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगी राहुल आनंद जी आपके पास, लेकिन एक बात आपने ये कही कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर स्टे लगाया है, लेकिन इमरान हुसैन हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी है कि इस तरह का कोई भी स्टे नहीं है। और केंद्र ने जो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा है इसमें एक पार्टी जो है वो बीजेपी भी है, केंद्र सरकार भी है, तो केंद्र ने अपने हलफनामे में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है इस योजना का, तो फिर अब इस तरह की आपत्ति क्यों जताई जा रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। अनूप पांडे जी आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी। अगर आपने अनुमति नहीं ली है तो जिस तरह से संविधान कहता है, जिस तरह से तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है, तो आपको अनुमति लेनी चाहिए थी, और अगर आपने ली है तो आपके पास, जिस तरह से केजरीवाल ने भी कहा कि पूरे 5
बार उन्होंने अप्रूवल लिया है इसको, तो इसको लेकर उन्होंने तमाम दावपेच भी दिखाए हैं, पूरे पेजेस भी दिखाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता के लिए सब कुछ है। न नरेंद्र मोदी जी के लिए है, न भाजपा के लिए है, न अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जनता प्रमुख है। जनता के लाभ की योजनाएं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कोई भी सरकार हो, जनता के लिए है। जब योजना से जनता को लाभ मिलेगा, जब लोगों के घर घर पैकेट में भर के राशन जाएगा, तो इस योजना को क्यों बंद किया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जिसका जहां शासन नहीं करती है, जिस राज्य में, वहां पर बिल्कुल उसके साथ भेदभाव करती है, उसके साथ असंवैधानिक काम भी करती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जबरदस्ती पिछले दरवाजे से उप राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनको असीमित कर दिया गया और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध दिए गए। ये लोग चारों तरफ से दबाना चाहते हैं। जो जनता के लिए काम करना चाहता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपने उदाहरण देखा बंगाल का। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अनूप पांडे जी, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपने अप्रूवल लिया था सर? क्या आप अपनी जो भी ये इसकी जो रणनीति थी उसको लेकर के आप केंद्र सरकार के पास गए थे? दिल्ली सरकार के कोई भी निर्णय फाइल बना करके उप राज्यपाल जी के यहाँ चले जाते हैं और उनको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। और अगर जनता के पक्ष वाला काम, जनता को लाभ देने वाला काम, जनता के भलाई वाले काम, उसको भी ये रोक देते हैं और हाई तौबा मचाते हैं। ऐसा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ऑक्सीजन के सवाल पर जो पिछले महीने उठा था, तो हाई कोर्ट को इसमें आगे आना पड़ा। हाई कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय को हलफनामा देना पड़ा। ठीक है अनूप पांडे जी, देखिए ऑक्सीजन वैक्सीनेशन पर फिलहाल आज हम बात नहीं करेंगे, बात आज इस योजना पर हो रही है और इस योजना पर ही बात करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। राहुल आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि मुख्यमंत्री घर घर योजना थी पहले, ये जो योजना का नाम था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना थी, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का नाम इससे हटाना पड़ा? बहुत से तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री के नाम पर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। देखिए, एक अहम पहलू ये है, इस टॉपिक का एक सबसे अहम पहलू ये है कि जो राशन होता है वो राशन केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात, जो हमारे देश के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में, मैं 18 राज्यों की बात छोड़ देता हूँ जो भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, अगर आप उससे भी आंकड़ा उठा के देख लें तो कब हमने उनकी पीठ को नहीं थपथपाई है, चाहे वो जिस प्रकार की स्थिति रही हो। अगर वो अच्छा कार्य किए हैं तो उनकी सराहना भी की गई है। मैं आपको एकदम लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को बहुत खराब स्थिति नहीं बताया गया है। क्या ये सरकार के अधीन में आती? लेकिन सरकार ने सच्चाई को परखा, कहा कि जो रफ्तार से होनी चाहिए तो उस रफ्तार में जरूर लगाम लगा है। ये एक्सेप्टेबल की जो बात होती है, ये एक्सेप्टेबल की बात अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नहीं है जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है। मैं यही चीज को बस बताना चाहता हूँ कि चाहे वो ऑक्सीजन का रहा हो, वो अभी फिलहाल हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें अभी वेस्ट बंगाल की जिस प्रकार की राजनीतिक रंजिशें चल रही हैं, अगर उसके भी ऊपर आप उठाकर देखेंगे तो जो भी नुकसान हुआ है, उन्होंने कॉपरेट किया या ना किया वो अलग बात है, लेकिन जो देश की जो संसाधन है, हमारे देश के जो वासी हैं, उस पे हमारे संसाधन पे, हमारे सरकारी संपत्ति पे हमारे देश के लोगों का अधिकार है, ये सही बात है। लेकिन इसकी सराहना और इसकी जो उपज और इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो तरीका सही होना चाहिए। राहुल आनंद जी, देखिए सराहना, अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है, कोई भी नेता अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, मुख्यमंत्री ये जो योजना है लेकर जो आ रहे हैं केजरीवाल, उसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर तमाम सवाल उठने लाजमी है। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार की हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार एक यही मुद्दा ऐसा नहीं है, इस योजना का कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार और केजरीवाल बार बार आपस में टकरा जाते हैं और इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। राहुल आनंद जी, मैं आपसे एक जवाब जानना चाहती हूं, जिस तरह से अब ये योजना लेकर आ रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे मंजूरी नहीं ली है, जिस तरह से केजरीवाल ने कहा, तो इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता भी हो सकता था। आप उनसे बात कीजिए, लेकिन सीधे इस तरह से इसको करार देना कि आपत्ति है आपको, नहीं आप इसको योजना को लागू करने दे रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं होगा ना सर। आपको बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए था। मैंने अपने पूर्व के संबोधन में एक अहम बात कही थी, जैसे मैंने न्यायालय का चर्चा किया था। जो न्यायालय ने भी इसके ऊपर रोक लगा रखा है। ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि ये कार्य हो, अन्य राज्यों में की जा रही है और बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से संचालित भी हो रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली को लेकर वहां के न्यायपालिका ने क्यों रोक लगाया है, ये एक समझने वाली बात है कि इसके ऊपर क्या जो भूल हो रही है वहां की मुख्यमंत्री से, इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे आपके जो प्रवक्ता हैं बड़े भाई, उन्होंने एक बात कही कि इन्होंने एलजी को उन्होंने विशेष अधिकार दे दिया है। तो मैं इनको एक चीज बता देना चाहूंगा कि 90 के दशक में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे और उसके बाद जब उस समय कांग्रेस थी, फिर उन्होंने दिया, फिर हटाया, फिर दिया राज्य को। तो अभी जो जीएनटीसी जो बिल आया था उसके तहत ये सब कार्य को किया गया था और कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखता था कि इसमें अधिकारों को, जो मुख्यमंत्री के अधिकार थे और जो वहां के एलजी के अधिकार थे, उसको क्लियर किया गया था और इसमें सारा चीजों को वर्णन किया गया था कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और जमीन से संबंधित जितने भी प्रकार के आप डिसीजन ले सकते हो उसको आप कर सकते हैं। यही ऐतराज है, यही एक समस्या है कि जो ब्रेक, एक मिनट मुस्कान जी, जो ब्रेक इवन पॉइंट जो है यही आकर टूटता है कि इनको अपने अधिकार को लेकर ही असमंजस है कि मुझे करना क्या है और करना किस प्रकार से। जी ठीक है, देखिए समय की थोड़ी सी कमी रहती है, 1 घंटे की डिबेट में हम पूरी तरीके से डाटा पर नहीं जा सकते, थोड़ा सा कंसाइज में बताइएगा चीजों को। मैं अनूप पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि आपने उनसे अनुमति नहीं ली है इसके लिए, अगर किसी तरीके की ऐसी बात है तो आपको भी बातचीत करनी चाहिए थी, आप उनसे सीधे तौर पर बातचीत करिए। तालमेल की कमी हमेशा क्यों देखने को मिलती है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में? इसलिए कि केंद्र सरकार सबको गुलाम बना के रखना चाहती है, ये दिल्ली की जनता को भी गुलाम बनाना चाहती है। जब दिल्ली की जनता के लिए कोई योजना, अच्छी लाभकारी योजना जब लागू की जा रही है तो फाइल तो पढ़ करके एलजी के यहाँ जाती ही है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, राहुल आनंद जी खुद कह रहे हैं कि वो साथ हैं आपके, आप बातचीत तो करिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एलजी के यहाँ कोई भी फाइल, छोटी फाइल हो बड़ी फाइल हो, सीधे एलजी के यहाँ जाती है और एलजी साहब उसको अप्रूवल देंगे। लेकिन ये लॉर्ड गवर्नर के, ये एलजी के माध्यम से ये शासन करना चाहते हैं, ये शासित करना चाहते हैं, ये अपमानित करना चाहते हैं और ये इनका अहम और घमंड है। और यह घमंड अहम जो इनका है ये एक ही राज्य के साथ नहीं है, ये बंगाल के साथ भी यही इनकी स्थिति है। अभी आपने 1 साल पहले देखा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने कौन सा नाटक रचा था। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो चुनी हुई सरकारें हैं अच्छे ढंग से काम करें।
अगर अच्छे ढंग से काम कर रही है तो उनको डिस्टर्ब करते हैं। आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को खरीद फरोख्त करके, इन लोगों का चरित्र है खरीद फरोख्त करना। राजस्थान की कोई सरकार चल रही है, किसी की भी सरकार चल रही है, वहां पे ये लोग खरीद फरोख्त। गोवा की सरकार, सवाल इनका ये नहीं है, इनका चरित्र ही ऐसा है, इनका अहम इतना है, इनका अहंकार इतना है कि ये जहाँ पे अच्छी सरकारें चल रही हैं, जनता की भलाई के काम में लगी हैं, वहां पे उनको डिस्टर्ब करना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना। और अनूप पांडे जी देखिए अनूप पांडे जी, लगातार जब से डिबेट की शुरुआत हुई है आप आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है जिसमें बीच का निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप बातचीत करिए, तालमेल बिठाइए और निष्कर्ष पर निकलेंगे। मैं आपके पास आऊंगी राहुल आनंद जी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वैक्सीन जरूर कराउणी है तुसीं, थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राशन को लेकर, राशन के मुद्दे को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात जानना चाहती हूँ सर, के तालमेल की कमी हमें अभी कोरोना काल में भी देखिए बहुत देखने को मिली है। तो अब आपको मैं पांडे जी से भी यही चाह रही थी कि आप दोनों मिलकर बात कीजिए, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया है, शायद यहाँ से हल हो जाए। बात कीजिए आपस में मिलकर और क्या पता कोई निष्कर्ष यहाँ से निकल पाए। लेकिन तालमेल की कमी हमेशा शुरुआत से ही देखने को मिलती है। देखिए, जब केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें ये समझ में आया था कि एक आम आदमी भी कुछ कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जनता भी बदलाव चाहती थी। और एक केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे हैं और एक अधिकारी भी रहे हैं, तो उनको पता है कि सरकार के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठाना चाहिए। लेकिन जब वो सत्ता पर काबिज हो गए, उसके बाद ये अपने दिशा के साथ केंद्र सरकार को भी चलाने का प्रयास किए। आपने देखा होगा कि हर वक्त कुछ ना कुछ आरोप लगते ही रहे थे उनके तरफ से, चाहे वो किसी भी सरकार रही हो। लेकिन अहम बात यह है कि जो अधिकारी हैं, उस अधिकार को लेकर ये कभी क्लियर नहीं होते हैं। मैंने आपसे अभी भी कहा और मैं कह भी रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से जनता देखती है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप बैठिए, हम बड़े भाई की भूमिका में आपके साथ अभी भी हैं, हमने कभी नहीं छोड़ा है। जब पैंडेमिक का भी समय था, उस समय भी हम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े थे। लेकिन जब उस समय भी आप एक तरफ धन्यवाद देते थे, तो आपके पार्टी के कुछ लोगों के जरा वहां पे भी आपत्ति दर्ज की जाती थी। तो आपत्ति दर्ज करना इनका एक व्यवहार में सम्मिलित हो गया है। और रही बात, अगर थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल में भी शासन नहीं करने देते हैं, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि बंगाल में जिस प्रकार का बयार चल रहा है और जिस प्रकार के वहां पे राजनीतिक रंजिशें और मौतें होती हैं, इस पे ये मौन साध लेते हैं। देखिए, ये सब बात ठीक है राहुल आनंद जी, लेकिन केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस तमाम बातें में सिर्फ एक बात उन्होंने जो ये कही है, जो जोर देकर कही, वो ये कि बीजेपी जो है उनको राशन के जो भी उनकी वो करते हैं, कालाबाजारी करते हैं जो भी राशन की, उनसे काफी हमदर्दी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर कि आप पे बार बार बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पिज्जा बर्गर की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? कोरोना काल है और ये काम ठीक भी है, कहीं ना कहीं सराहनीय भी है, तो आखिर इसमें ऐसी क्या आपत्ति आ रही है, क्या दिक्कत महसूस हो रही है? ये आपने बड़ा ही बढ़िया सवाल किया। ये जो आपने सवाल किया मुस्कान जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी आईना दिखाने का काम करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। केजरीवाल जी जब सदन में बैठे थे तो उन्होंने कृषि बिल का समर्थन किया था।
बाद में प्रेशर पे इन्होंने उसको फाड़ दिया और ये चीज का समर्थन कर रहे हैं। क्या वो बिचौलिए का समर्थन? जी राहुल आनंद जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आपको रोकने के लिए। मैं आऊंगी एक बार फिर से और इसी सवाल पर आपका जवाब जरूर लूंगी मैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। फौरन गेस्ट की ओर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। राहुल आनंद जी, आपसे मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या ऐसी आपत्ति आ रही है जो ये केंद्र और केजरीवाल के बीच में इस तरह की हमेशा से ही खींचतान देखने को मिलती है। फिलहाल इस योजना में ऐसी क्या आपत्ति है सर? देखिए, आपने जो सवाल किया था उसमें आपने ये भी कहा था कि आप काला बाजारियों के साथ रहते हैं। मैं उस पर अपना उत्तर दे रहा था। तो मैंने आपको कहा कि बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। अब यही चीज पता चलता है कि बीजेपी किसके साथ खड़ी है। जो बिचौलिए पैसा का लेन देन करते थे और किसानों को कम देते थे, उनको हमने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जोड़ा और बिचौलिया का प्रथा को हमने खत्म किया। लेकिन केजरीवाल जी शुरुआत में इसका समर्थन किए, बाद में उन्होंने बिल का कॉपी फाड़कर सदन में फेंक दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किसके साथ खड़ी है, बिचौलिए के साथ खड़ी है कि या फिर वो उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है जो आखिरी पायदान पे खड़ा है और जिसके पास विकास नहीं पहुंच रहा है, उसके साथ खड़ी है। ये यही पे साबित कर देता है। हमने अब तक जितने भी अहम फैसले लिए हैं उसमें हमने अब तक किसानों को चाहे किसी प्रकार के लोगों उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। ठीक है राहुल आनंद जी, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, देखिए समय की थोड़ी सी कमी है। पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं, अगर आप करना चाहते, कालाबाजारी को खत्म करना चाहते थे राशन के मामले में, तो पिछला 7 साल का समय आपके पास था। उस पर जवाब चाहिएगा मुझे कि इतने लंबे समय के बाद अब आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं। एकदम से आपने इस तरह से योजना बना ली है, ना आपने अनुमति ली है कोई भी, ना आपने कोई जिक्र किया केंद्र के सामने, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। जब योजना बनती है तब अनुमति ली जाती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ करके निवेदन भी किया है और मैं हमको 1-2 मिनट समय दीजिए। ये जो देश की सरकार चल रही है ना, नरेंद्र मोदी साहब की, देश को गर्त में ले जा रही है। ये किसानों की बात कर रहे थे, देश को बेचा जा रहा है। उनके हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ, बड़े बड़े कारपोरेट के हाथ। 6 महीने से किसान सड़क पे ढक ढक के रो रहा है। कभी वो पाकिस्तानी हो जाता है, कभी खालिस्तानी हो जाता है। देश के सारे उपक्रम बेचे जा रहे हैं। जीडीपी -7 के पॉइंट कुछ में चला। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही। इतने बड़े ये झूठे लोग हैं कि जब सत्ता में नहीं थे तो 2 करोड़ रोजगार देते थे, देश को जो है आत्मनिर्भर बनाते थे। आज हाथ पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। सारा एक्सपोर्ट दवाइयों का कर रहे थे, मार्च में ऑर्डर दे रहे थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इनका 3rd क्लास का था। जब लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर के अभाव में मरने लगे, तो सब राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय बीमारी थी, राष्ट्रीय महामारी थी जो देश में थी। अलग अलग मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिए और इसके बाद जहां इनकी सरकार नहीं थी वहां बदनाम करते थे। और ऑक्सीजन के सवाल पर, किसी भी सवाल पर हाथ जोड़ना पड़ता था, रोना पड़ता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था, हाईकोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ता था। मैं आ रही राहुल आनंद जी आपके पास। अखबार लगाता था। ये बात करते हैं पांडे जी देखिए, मैं फिलहाल इस मुद्दे पर इन सब चीजों का जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अगर आपने जिक्र कर ही दिया है तो आप जरा सुनिएगा। पांडे जी जरा सुनिएगा। ये अगर बीमारी राष्ट्रव्यापी ठीक है, महामारी थी, लेकिन पांडे जी राज्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपने राज्य को संभालना। आप दिल्ली को संभालने में नाकाम आप हुए। उसके बाद आपने केंद्र से अपील की, ठीक है, जिस तरह की आपको मिली तमाम चीजें। जी
ऑक्सीजन के लिए पंचायत करनी पड़ी। ये क्या बात करते हैं, ये झूठे लोग हैं। 200 रुपया लीटर आज खाने के तेल लीटर है। ये ठीक है पंडित जी, ठीक है, तमाम आपने आरोप प्रत्यारोप कर दिए हैं, लेकिन केंद्र को भी पता है और आपको भी पता है कि तालमेल की किस तरह से कमी होती जा रही है। फौरन हाजिर होंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार, ये मुद्दा आज हमने उठाया है क्योंकि इस मुद्दे पर अब राजनीति लगातार होती जा रही है। पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक बार फिर से आप ही से इस बात का जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, कालाबाजारी का आपने उन पर आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बातें बताई है राहुल आनंद जी ने, तमाम बातें जाहिर होती हैं। आखिर आपको 7 साल क्यों लगे सर? कालाबाजारी के ऊपर और हमने कोई कहीं बात नहीं की। हमने सीधे सीधे कहा ये जनता की योजनाएं हैं, जनता के लिए हैं। जनता का मैं प्रतिनिधि हूं दिल्ली का। दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है और दिल्ली की जनता की भलाई करना मेरा फर्ज और धर्म है। लेकिन लास्ट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली सरकार को दबाने की कोशिश की जाएगी। जो योजना जाएगी उसको पास नहीं किया जाएगा, वो भी जनता के लिए। इसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब कालाबाजारी करने वालों का आपका साथ है। पहले तो अरविंद जी ने नहीं कहा, जब योजना पास हो जाती तो ठीक था। योजना आप रोक रहे हैं, इसका मतलब कालाबाजारी करने वालों के आप साथ हैं। आप खराब काम कर रहे हैं, आप जनता की भलाई नहीं हो देना चाहते। और सवाल दिल्ली का ही नहीं है, मैं तो अब मेरी बात कट जा रही है, बार बार विज्ञापन आ जा रहा है। पूरे देश के अंदर जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां वहां की सरकारें खराब हैं, इनकी सरकारें अच्छी हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए, मौत छिपाया गया, गांव गांव में 10-10, 20-20 लोग मरे हैं, लाशें गंगा किनारे कुत्ते नोच रहे थे, वहां तो ठीक है। दिल्ली सरकार अगर जनता के लिए काम कर रही है तो बेकार है। इन लोगों को तो जनता बहुत कायदे से जवाब देगी। आए थे पेट्रोल सस्ता करने, आए थे डीजल सस्ता करने, आए थे आत्मनिर्भर बनाने, आए थे सुरक्षा देने, आए थे कि बहुत बड़े विश्व गुरु हैं, ये ऑक्सीजन गुरु हो गए, ये वैक्सीन गुरु हो गए, ये गुरु हैं और भीख मांग रहे हैं। दुनिया के देश इनकी मदद करने के लिए खड़े हो गए। ऑक्सीजन की भीख पहले मांगते थे, अब मांग रहे हैं वैक्सीन की भीख। ऐसी कोई सरकार होती है? ऐसा कोई प्रबंधन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि वैक्सीनेशन की क्या आपकी नीति है, क्या कौन सी नीति के तहत देश को वैक्सीनेट करने का काम कर रहा है? राहुल आनंद जी आपके पास।
और कोरोना के काल में जब पीक के कोरोना था, हर बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता था, ऑक्सीजन के लिए पंचायत करनी पड़ी। ये क्या जवाब देंगे? जी ठीक है, आपने आरोप तमाम लगा दिए हैं। जी ठीक है, आपने आरोप तमाम लगा दिए हैं। राहुल आनंद जी, इस पर मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। फौरन गेस्ट की ओर चलेंगे, तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। राहुल आनंद जी, आप पांडे जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं कहना चाह रहा था, पांडे जी को एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाह रहा था। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी होती है, तमाम जानकारी होती है। जिस प्रकार से पांडे जी अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या आपको ये नजर नहीं आता है कि उनकी बातों में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितने ज्यादा उतावले हो चुके हैं कि वो हर प्रकार से चुप रहने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो वास्तविकता है उससे वो दूर जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन पे केजरीवाल कंफ्यूज्ड, लाशों पे केजरीवाल कंफ्यूज्ड। जब मौतें होती है तो केजरीवाल, यहाँ सरकार नगर निगम के पास आंकड़े होते हैं 34,000 के, इनके पास आंकड़े होते हैं 13,000 के, वहां कंफ्यूज्ड। शराब की घर घर डिलीवरी, केजरीवाल कंफ्यूज्ड। किसको करें, कब करें, कहां करें? वैक्सीनेशन पे केजरीवाल कंफ्यूज्ड। हर चीज पे लगभग ये कंफ्यूज होते जा रहे हैं। ये बात सही है कि जनता ने उनको चुना है और वो भेजा है, लेकिन जनता ने चुना है तो कम से कम उनको अपने अधिकारों को भी समझ लेना चाहिए और चुन लेना चाहिए। ये नई बात दिल्ली के लिए नहीं है। और सबसे अहम बात ये जो बार बार कहते हैं ये भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, इनको तो अपने देश के ऊपर ही भरोसा नहीं है। इनको तो अपने देश के ऊपर तब भरोसा नहीं था जब उरी जैसा हमला कर दिया था हम लोगों ने, उस समय भी ये सबूत मांग रहे थे। ठीक है राहुल आनंद जी। अनूप पांडे जी, आखिर क्यों आपको देश पर भरोसा नहीं है, जिस तरह से बीजेपी आप पर लगातार आरोप लगा रही है, और क्यों आप अपने अधिकारों को समझने में फिलहाल नाकाम होते जा रहे हैं? मुस्कान जी, पूरा देश का युवा फ्रस्ट्रेशन में है। घर लोग परेशान हैं बेरोजगारी से और भूखमरी से और महंगाई से। अभी शराब की बात इन्होंने याद दिलाई। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बेच रहे हैं योगी जी। जहरीली शराब से अलीगढ़ में 104 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। ये जहरीली शराब की, ये शराब की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले पात्रा जी आकर के लंबा भाषण दे गए। अनूप पांडे जी, इस पर शायद आपने अपडेट नहीं सुना है। आज मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है इस खबर में। नहीं, आरोपी गिरफ्तार करने से क्या हुआ? मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? 104 लोगों की मौत हो गई, 104 लोग मामूली बात है क्या? आप जहरीली शराब बेचेंगे? और एक ही जनपद की बात नहीं है। गोरखपुर में जहरीली शराब, बनारस में जहरीली शराब, अलीगढ़ में जहरीली शराब, मेरठ में जहरीली शराब। आपका मंत्री जहरीली शराब बेचवाएगा और मंत्री इस्तीफा भी नहीं देगा। चंद अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाने से मामला खत्म हो जाएगा क्या? पहले 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मरते थे तो लोग इस्तीफा देते थे। आपकी गलती है, आपके राज में दिख रहा है। और केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ठीक है अनूप पांडे जी, ठीक है। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
कोरोना संबंधी जानकारी ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर आज हमने उठाया है। गेस्ट के पास एक बार फिर से चलेंगे। राहुल आनंद जी, आप पांडे जी की बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों बार बार बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो काम करते हैं उस पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं इसको समझता हूँ कि लोकतंत्र में एक अच्छी बात है कि सरकार की आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की सरकार हो, लेकिन आलोचना की दिशा सही होनी चाहिए, वो ये मायने रखता है। और मैंने एक बात ये भी कहा आपसे कि हमें दिल्ली वासियों का ख्याल है, कभी एलजी को उनके अधिकारों को स्पष्ट किया गया था ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर रहे, हमेशा दूर रहे। और ये बात भली भांति पैनलिस्ट भी जानते हैं, जो बैठते हैं हमारे साथ डिबेट में, उनको भी पता होता है कि किस किस प्रकार के हमारे पास अधिकार है और क्या क्या हमें करने चाहिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सही तरीके से। लेकिन होता क्या है कि अपनी पब्लिसिटी, और अगर आप कहीं फेल करते हैं तो दूसरों के ऊपर वो डाल देते हैं कि हम फेल कर गए, ये जिम्मेदार है, इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इसने गाना बजाया, इसने जो भी किया। एक आम धारणा है। लेकिन अभी का जो समय है वो आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आप न्यायालय से भी पूछ लीजिए कि न्यायालय ने क्यों स्टे लगाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी थोड़ा देर पहले पांडे जी इस बात को कह रहे थे कि ये भ्रम वाली बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, उस पर आज तक पे, दैनिक जागरण पे, सब पे ये डाटा मिल जाएगा कि न्यायालय ने रोक लगाया है। न्यायालय ने क्यों रोक लगाया है, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं, इसलिए मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बैठे हैं उनको ये जरूर पता है कि किस बिंदु पर जाकर वो रुका होगा। जहां तक मेरी समझ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो अधिकार होने चाहिए, जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस प्रकार से आदेश लेने का वो तैयारियां नहीं की गई। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और हमें जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि सबको राशन मिलेगा, तो राशन सबको मिलेगा, उस पर सबका अधिकार है। लेकिन भ्रम से दूर रहना है। आप आइए, बैठिए, बातें कीजिए और दूर कीजिए इस चीज को। और जहां तक जीडीपी की बात है, तो वो जीडीपी भारत का ही नहीं, वो वैश्विक महामारी है जिसके कारण सारे देश परेशान हैं। चाहे और जो देशों से हमें जो मदद मिली है, वो मदद हमें विदेश नीति के तहत मिली है। ये भी आप जानते हैं। ये महामारी आ जाए नहीं, आप अभिरुद्ध मुझे बोलने दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप वास्तविकता का परिचय दीजिए और आइए, बैठिए, इसकी रास्ता को निकालिए। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होना है। जी, झूठ मत बोलिए मुस्कान जी। जीडीपी जब से आए हैं मोदी जी तभी से गिर रहा है। जब से नोटबंदी किया, जीडीपी लाया, तभी झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ अब नहीं चलेगा। सब मिला करके मुझे यही कहना है, ये लाभकारी योजना है, जनता के लिए योजना है, दिल्ली के लिए योजना है, गरीबों के लिए। आपने अब योजना का जिक्र किया है। देखिए, शुरुआत से तो आप तमाम आरोप प्रत्यारोप ही कर रहे थे, अब आपने योजना का जिक्र किया, तो जरा इस योजना के बारे में बताइए भी हमें। देखिए, घर घर राशन आराम से पहुंच जाए, मुख्य योजना का यही उद्देश्य है। और जो बिचवलिए हैं, जो राशन चुरा लेते हैं, वो चुरा न पाए, सीधे जनता के हाथ में भेजने की व्यवस्था है। एक अच्छी स्कीम है। कोरोना महामारी में लोग आएंगे, लाइन लगाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो थोड़ा दिक्कत होगी। और जनता के घर अगर सुरक्षित पैक में भर करके कायदे से कोई चीज चला जाएगा, इससे भला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को क्या तकलीफ होगी? तो इसको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? तो रोकने के कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। क्या इसमें रोकने, जी पांडे जी, अगर रोकने के कारण आप जानना चाहते हैं तो आपको बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि तालमेल की कमी हमेशा से देखने को मिली है। कोरोना काल में हमने देखा किस तरह से तालमेल की कमी देखने को मिली है, ये जग जाहिर है, किसी से भी ये बातें नहीं छिपी हैं। ऐसा है कि कोई भी फाइल दिल्ली सरकार जब पास करती है, विधानसभा में पास होता है, तो एलजी के पास जाता है। अब एलजी साहब को पास करना है या उसे फेल करना है, एलजी साहब के हाथ में है। दिल्ली की जनता ने चुना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, और केंद्र सरकार अधिकारों को सीमित करके और एलजी साहब को बिठा दिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बात करने गए तो एलजी ने आपकी बात नहीं सुनी, यही कहना चाह रहे हैं आप? अभी तो रोक लगा दिया। आखिर में अरविंद केजरीवाल जी को क्या पड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़े
भाई हाथी जोड़ सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। इन लोगों के सामने तो लोग हाथी जोड़ेंगे ना। इन लोगों का भेदभाव पूर्ण जो रवैया है, इन लोगों का जो अहंकार है, इन लोगों का जो है जबरदस्ती सरकार गिराना और सरकार खरीदना और विधायक खरीदना और तोड़ फोड़ करना और लोगों को लूटपाट करना, विधायकों के ऊपर हमला कराना। राहुल आनंद जी, आपके इन बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं पांडे जी? जी राहुल आनंद जी, यही इन लोगों का काम है, यही इनका चरित्र है। बड़ी बात यही यह हमें है 5 साल कि जिस प्रकार के ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है। सही विधायकों पे है, हमला आरोप नहीं लगा कराना, रहे उनको मारना हैं, ये पीटना, सच्चाई है, ये गलत बात है, सच्चाई ये गलत है, बात है। गलत और नहीं मैं है। आपको एक चीज बिल्कुल बताना गलत नहीं है। चाहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बात बताता हूँ। आपने एक बात कहा कि घर क्यों नहीं डिलीवरी हो सकती है, कोरोना है, और भारत सरकार ने भी ये बात कही है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो ये बात कहते आई है। और यही नहीं, और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या फिर सरकारी कंपनियां भी है और जो सरकारी दफ्तर है, सब ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया है। तो राशन होम क्यों नहीं डिलीवरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर हो रही है वहां की सरकार से कि क्या उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको पालन नहीं कर रही है। राहुल आनंद जी, आपने कहा कि वहाँ की सरकार से कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसे क्लियर कर दीजिए ना सर। आप बैठ के बात कीजिए, आप दोनों क्लियर कर लीजिए आपस में। और ये देखिए, योजना तो वाकई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है केजरीवाल का, और वाकई बेहद अच्छी योजना है। कोरोना काल में अगर लोगों को बाहर जाने से राहत इससे मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है ना सर। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ, और मैंने ये बात कहा भी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जब सॉफ्टवेयर वाले घर पर बैठ के काम कर सकते हैं, सरकारी वाले घर पे बैठ कर काम कर सकते हैं, तो फिर राशन क्यों नहीं जा सकता है? लेकिन उसके जो तरीके होंगे उसको ठीक करना। और सबसे पहले इनको तो एलजी को लेकर जो इनके मन में जो नफरत बैठा है, जो इनको एक रट्टा लगवा दिया गया है कि एलजी काटते हैं, तो एलजी मात्र 4 चीजों को छोड़कर, 4 जो मैंने आपको प्रारंभिक संबोधन में कहा है, जो 4 अधिकार दिल्ली सरकार के, उसको छोड़कर सारी फाइलें एलजी के पास जाती है। ये एक सच्चाई है, लेकिन आपको अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए। आप बार बार मीडिया में जाएंगे कि एलजी काटते हैं, एलजी ने क्या काट दिया? इसके पहले भी आपने एक महत्वपूर्ण कोई परियोजना की जिसको एलजी ने तुरंत सहमति दी थी, क्योंकि वो हित की बात थी, और वो करते हैं, वो करेंगे। बिल्कुल पांडे जी, आखिर क्या वजह है कि आपको एलजी ने जो काम किए हैं वो तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जहां उन्होंने एक बार अपनी आपत्ति जता दी है उसमें आपने बवाल खड़ा कर दिया? आपत्ति जताएंगे भाई जनता की अच्छी परियोजना के लिए? उसमें अगर परियोजना में कोई दिक्कत होगी तभी तो आपत्ति जताई ना सर। आप उस दिक्कत को खत्म कर दीजिए। परियोजना में दिक्कत होती तो फाइल पे नोटिंग करते कि ये दिक्कत है, बताएं तो कि दिक्कत क्या है। ये दिक्कत भी नहीं बताते हैं और दिक्कत भी पैदा करते हैं। ये कहते हैं कि हम आपके साथ भी हैं और अंदर फिलहाल तो उन्होंने कोर्ट के स्टे का हवाला दिया है सर। बिल्कुल, कोर्ट का कोई स्टे का कोई सवाल ही नहीं है। काहे का स्टे? कोर्ट क्यों स्टे देगा? क्यों देगा स्टे? यही तो दिक्कत है ना सर। देखिए, आप दोनों ही पार्टियों में तालमेल नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आपको इस योजना पर स्टे दिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि स्टे है ही नहीं इस योजना पर। स्टे देगा? हम सवाल जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रत्याशी, क्यों देगा? क्या कारण? मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो स्टे की जो आप बात कर रहे हैं उसकी एक कॉपी उपलब्ध होगी, आप उसको लेकर देख लीजिए। और ये बात कोर्ट दिखा दीजिए ना, क्या नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता इस बात को नहीं कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने रोका है, कोर्ट ने रोका है। दीजिए ना, क्या 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 आप जो बार बार एक चीज को कह रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि बार बार जिस बात को आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने नहीं रोका है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कोर्ट से सवाल कर दीजिए ना, आपको जवाब कोर्ट से मिल जाएगा। आपका सवाल का जवाब कोर्ट से मिल जाएगा। आप मानने को तैयार नहीं है। और राहुल आनंद जी, आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है? दोनों सरकारें क्यों मिलकर बातचीत नहीं कर लेती इस मुद्दे पर? एलजी के पास फाइल गई है, एलजी साहब उसको अप्रूव करेंगे। केजरीवाल जी के कहने और गृह मंत्रालय नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। केजरीवाल जी कभी कहते कुछ है, होता कुछ है, ये उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर सरकार से माफी मांग ली है, माफी मांग ली है। ये जग जाहिर है, ये लोगों को दिखता भी है। लेकिन रह गई बात कि जो बीमारी है उसका इलाज ये नहीं करते हैं, और ये अगर बीमारी पेट में तो इलाज सरकार कर रहे हैं, इनको सर के नहीं पेट का इलाज ढूंढना चाहिए। यही समझ है इनके लिए। क्या कारण है? जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या कारण है? अमित भाई साहब बीमारी का इलाज करते हैं, अपना वादा निभाते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना वादा निभा रहे हैं देश की जनता के साथ, और अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। हम सब
और हमारा देश सुरक्षित है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार के इस मुद्दे में फिलहाल वापस से गेस्ट का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं राहुल आनंद जी आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि आखिर कमी कहां आ रही है इस योजना में? स्टे का भी आपने हवाला दिया, कोर्ट के स्टे का भी, तो आखिर कमी कहां आ रही है? मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी 30 सेकंड में सर। देखिए, एनएफएसए एक्ट का जो सेक्शन 12(2) है, जो मैंने पहले भी कहा था, इसके तहत अप्रूवल नहीं है इनका। और दूसरा, कोर्ट क्यों इनसे सहमत नहीं है, और ये इसको ये क्लियर कर ले। केंद्र सरकार इनके साथ करी है और देश के संसाधन पे भारतीयों का ही अधिकार है, और हम आपके साथ खड़े हैं। आप आइए, बैठिए और इसको दूर कीजिए। आपके जो मन में जो एक वाक्य बैठ गया है कि मुझे हर हाल में केंद्र सरकार का विरोध करना है, इस चीज से बाहर निकलना होगा, तभी आप दिल्ली को विकास दे सकेंगे। ठीक है, पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी कमेंट में आपसे भी लेना चाहूंगी, कम समय में बताइएगा सर, कब सरकार से थोड़ा हटकर कोर्ट से इस मामले में बातचीत करेंगे? और जिस तरह से राहुल आनंद जी ने कहा कि कोर्ट से आप बात क्लियर कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या आपत्ति है, केंद्र आपके साथ खड़ा है। जनहित के मुद्दों को लेकर के और दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी वचनबद्ध हैं। इसके लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, जाएंगे और इस योजना को लागू करेंगे ही करेंगे। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि जनहितकारी योजना है। बीजेपी को जितना विरोध करना है करे, तो करती रहेगी, लेकिन हमें आशा है कि हमें न्याय मिलेगा और इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। यानी कि अनूप पांडे जी, आप तो साफ ये बात कह रहे हैं कि केंद्र कुछ भी करे, आरोप लगाए या प्रत्यारोप करे, कुछ भी करे, आप अपना काम करेंगे, आपको सिर्फ कोर्ट से मतलब है। जब केंद्र आपके साथ खड़ा है तो यही तो तालमेल की कमी नजर आती है ना सर। केंद्र आपके साथ खड़ा है तो आप साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप क्यों नहीं उनकी सहमति लेते? हम इनसे बार बार गुजारिश करेंगे, हम इनसे कहते रहेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम अपने हकों की बात करते रहेंगे और मजबूरी में इनको जनता के काम करवाएंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का मुद्दा है, ये अहम का मुद्दा नहीं है, ये किसी के नाक का सवाल नहीं है, ये दिल्ली की जनता का मुद्दा है और इसे रोकना। ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी। राहुल आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनूप पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मुद्दा निष्कर्ष पर कब निकलेगा, क्योंकि राजनीति हर मुद्दे में होती जा रही है। जनता के हित का ये मुद्दा है, इसमें कब निष्कर्ष निकलेगा और कब ये योजना धरातल पर हमें देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका